नमस्कार। कहानी माला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम जिस रचनाकार की कहानी का वाचन करने जा रहे हैं, आप सभी उस नाम से परिचित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की। लगभग 4 दशकों से साहित्य सेवा कर रहे निशंक जी की कहानियों में हाशिए का जीवन जी रहे लोगों की व्यथा कथा है। गरीबी, रिश्तों में घुसता बाजारवाद, स्त्रियों से जुड़े कई प्रश्न, परिस्थितियों की विडंबना आदि ऐसे बहुत सारे प्रश्न उनकी कहानियों में खोजे जा सकते हैं। इन प्रश्नों का कहीं हल भी मिलता है और कहीं ये प्रश्न हमें सोचने के लिए, विचारने के लिए विवश कर देते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां हमारे समाज को किस प्रकार, किस दृष्टि से देख रही हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर पोखरियाल की कहानी वक्त की ठोकर। घनश्याम एंड कंपनी का मैनेजर राम प्रसाद शर्मा अपने घर में मेज पर पड़ी एक एक फाइल देख रहा था। तभी चपरासी अंदर आया। साहब, आपसे मिलने कोई आया है, उसने बड़े अदब से पूछा। अंदर भेज दो, राम प्रसाद ने बिना गर्दन उठाए ही कहा। दरवाजा खुला तो सामने एक व्यक्ति खड़ा था। उसके चेहरे की स्थिति आंधी में खड़े उस वृक्ष की तरह थी जिसका तूफान गुजर जाने के पश्चात स्वरूप ही बदल गया हो। बढ़ी हुई अधपकी खिचड़ी जैसी दाढ़ी मूंछ, आंखें धसी हुई और बड़े हुए अस्त व्यस्त बाल बता रहे थे कि वह बहुत मजबूर और परेशान है। रामप्रसाद के चेहरे पर नजर पड़ते ही वह ऐसे चौंका जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। रामप्रसाद ने भी उसे गौर से देखा तो उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी मूंछों के पीछे का चेहरा उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। बताइए, रामप्रसाद ने उसे पहचानने की कोशिश करते हुए कहा। वह रामप्रसाद के थोड़ा निकट आ गया और बोला, मैं सुरेश हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई। सुनते ही जैसे बिजली का करंट लग गया हो रामप्रसाद को। उछल कर खड़ा हो गया वह। अरे भैया, आपकी ये हालत कैसे हो गई? वह कुछ नहीं बोला। 15 वर्ष का समय कम नहीं होता। इतने वर्षों बाद उसने भाई की शक्ल देखी थी। रामप्रसाद ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर कुर्सी पर बैठाया। आप आराम से बैठो, घर में तो सब ठीक है ना? पर कुर्सी पर धीरे से ऐसे बैठा मानो पुलिस के सामने अपराधी। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, वह थूक गटक कर बोला। अच्छा, तुम हो यहाँ के मैनेजर? हाँ, मैं ही हूँ, रामप्रसाद बोला। फिर तो मैं गलत जगह आ गया। सुरेश जैसे अपने आप में ही बोला। क्यों, क्या हुआ? कुछ बताइए तो सही, रामप्रसाद ने आग्रह कर पूछा। नहीं, मैं तो तुम्हारा अपराधी हूं, तुमसे कैसे मदद मांग सकता हूं? हकलाया जैसा था सुरेश। अरे छोड़ो भैया वे पुरानी बातें, मैं तो भूल गया सब कुछ। रामप्रसाद ने ऐसे लापरवाही से कहा जैसे सचमुच सब कुछ भूल गया हो। लेकिन सच बात तो यह है कि वह कड़वी यादें आज भी उसके ज़हन में बसी हुई हैं। जब सुरेश ने उसे धक्का मार मार कर घर से बेदखल कर दिया था, आखिर भूल भी कैसे सकता था वह? पोलियो की बीमारी के कारण बचपन में ही एक पैर खराब हो गया था रामप्रसाद का। पढ़ने लिखने में ठीक था, अतः पिता ने उसे पूरा मौका दिया पढ़ने का। बीए पास कर लिया था रामप्रसाद ने और अब एमए की तैयारी कर रहा था। उससे 3 वर्ष बड़ा था सुरेश। शादी हो चुकी थी उसकी और किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था। रामप्रसाद आगे पढ़ना चाहता था, किंतु एक एक कर 1 वर्ष के अंदर माता और पिता दोनों चल बसे। अब सुरेश पूरी तरह पढ़ाई पर निर्भर हो गया था, इसलिए उसने पढ़ाई का विचार त्याग कर नौकरी की तलाश करनी शुरू कर दी थी। इसके लिए वह शहर आने जाने और फॉर्म इत्यादि भरने के लिए भाई से ही तो पैसे मांगा करता था। रामप्रसाद ने यह महसूस किया कि माँ पिताजी के मरने के पश्चात भाभी का स्वभाव उसके प्रति तेजी से बदलता चला गया था। बात बात पर ताने देना और जरा सी गलती पर फटकार मारना उसकी आदत बन गई थी। भाभी, 1 कप चाय बना देना जरा। पढ़ाई करते हुए उसने एक दिन भाभी से कह दिया था। जाकर बना लो, मेरे पास फालतू का समय नहीं है। भाभी ने बेरुखी से कहा तो वह खुद ही किचन में चाय बनाने चला गया। लंगड़ा कर चलना पड़ता था उसे।
चाय लेकर जैसे ही वह बाहर आ रहा था तो नीचे पायदान में पैर उलझ गया। चाय का कप हाथ से छूटकर फर्श पर टूट गया और सारी चाय फर्श पर फैल गई। फिर क्या था, भाभी आग बबूला हो उठी। अपने बच्चों का पेट काट कर तुझे खिला पिला रहे हैं और तू इस तरह से चीजों का नुकसान कर रहा है। भाभी मैंने जानबूझकर तो नहीं गिराया, रामप्रसाद ने अपनी सफाई दी। टांग तो टूटी हुई है तेरी, पर हाथ तो नहीं टूटे ना, भाभी ने जैसे डंक मारा हो। रामप्रसाद को भी बुरा लग गया। तो कौन सी बड़ी बात हो गई, मेरे ही भाई की कमाई तो है ना। इतना सुनना था कि भाभी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब तेरी जबान भी चलने लगी। उसने बेलन उठाया और रामप्रसाद के सिर पर मारने को हुई, किंतु बीच में ही रामप्रसाद ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन तभी सुरेश भी घर के अंदर दाखिल हो गया। अंदर का दृश्य देखकर वह अचंभित हो गया। क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ, वह दोनों को डपटते हुए बोला। अजी देख लो, लाट साहब ने चाय का कप तोड़ डाला। सरासी क्या बोला कि मुझ पर हाथ ही उठा दिया। भाभी ने तुरंत त्रिया चरित्र दिखाते हुए पति के निकट आकर आंखों में आंसू भरकर शिकायत की। इतना सुनना था कि सुरेश ने बिना सोचे समझे उस पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। चुपचाप मार खाता रहा रामप्रसाद, उफ तक नहीं की। सुरेश जब थक गया तो उसे धक्के मारकर दरवाजे से बाहर कर दिया। घर में बैठे बैठे तुझे मस्ती चढ़ गई है, काम धाम कुछ करता नहीं, चल निकल यहां से। बाहर के धक्के खाएगा तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। और फिर उसने धड़ाम से किवाड़ बंद कर दिए। रामप्रसाद अपाहिज होने के बावजूद स्वाभिमानी था। अगले ही पल उसने फैसला कर लिया कि वह इस घर में दोबारा कदम नहीं रखेगा। लंगड़ाता हुआ वह बस अड्डे की ओर निकल पड़ा और देहरादून की बस में बैठ गया। वहां तक जाने के लिए पैसे थे उसकी पॉकेट में। शहर पहुंचकर पहली रात वह बस अड्डे पर ही सो गया। उसी की तरह के अनेक लोग वहां इधर उधर सोए हुए थे। उसने खाना भी नहीं खाया, इस डर से कि न जाने कितने दिन यहाँ ऐसे ही रहना पड़े, इसलिए कुछ तो पैसे अपनी जेब में चाहिए ही। दूसरे दिन वह सुबह बस अड्डे से निकल पड़ा। उसके गांव का एक दोस्त प्रदीप किसी मंत्री जी की कोठी पर रहता था। मंत्रियों की कोठियों पर प्रदीप का पता पूछते पूछते वह आखिर उस तक पहुंच ही गया। प्रदीप को उसने सारी कहानी बताई और मदद करने के लिए भी कहा। प्रदीप ने उससे कहा, देख यार, मैं रुपए पैसे में तो तेरी कुछ मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जब तक तेरी कुछ व्यवस्था नहीं होती तब तक तू यहीं सर्वेंट क्वार्टर में मेरे साथ रह ले। शहर में सिर छुपाने को जगह मिल जाए तो यही बहुत था। रामप्रसाद के लिए इतना सहारा काफ़ी था। अब वह सुबह रोज काम की तलाश में बाहर निकलता और दर दर की ठोकर खाकर साईं को प्रदीप के पास पहुंच जाता। उसकी जेब में पड़े रुपए अब समाप्त होने को थे। उसकी स्थिति देखकर एक दिन प्रदीप उससे बोला, देख यार, ऐसे कब तक भटकता रहेगा तू? ऐसा कर, मैं तुझे लोन पर कुछ रुपए दिलवा देता हूँ और तू यहीं कॉलोनी के गेट पर चाय की ठेली लगा ले। बात रामप्रसाद की समझ में भी आ गई। प्रदीप ने अपनी गारंटी पर उसे किसी से ब्याज पर 5,000 रुपये दिलवा दिए और कॉलोनी में ही बात करके ठेली लगाने की जगह भी दिलवा दी। 2-3 दिन में ही सारा प्रबंध हो गया था सामान का। एक ठेली, 1 दर्जन कप, स्टोव, केतली, फ्राई पैन, अंडों की क्रेट और बंद बिस्किट, सब कुछ 5,000 के अंदर अंदर आ गया था। किस्मत जब परीक्षा लेती है ना तो कदम कदम पर ठोकरें मिलती हैं। यही कुछ रामप्रसाद के साथ भी हुआ। पहले ही दिन जैसे उसने ठेली की शुरुआत की, एक लंबी सी गाड़ी उसकी ठेली को टक्कर मारते हुए तेजी से निकल गई। ठेली भी पूरी तरह टूट गई और सारा सामान भी सड़क पर बिखर गया। रामप्रसाद के भी सारे सपने बिखर गए हो जैसे। आंखों में आंसू आ गए उसके। सड़क पर बिखरा सामान अब उसके किसी मतलब का नहीं रह गया था। टपटपाई आंखों से वह कभी टूटी हुई ठेली को देखता तो कभी टूटे हुए कप, ग्लास एवं बिखरी हुई चाय चीनी को।
अब उसने ठेली लगाने का विचार त्याग सारा सामान औने पौने दामों में कबाड़ी को बेच दिया। अब बुरी तरह टूट गया था वह। एक तो ठौर ठिकाना कुछ नहीं और ऊपर से सिर पर कर्जा भी। आखिर कब तक वह प्रदीप पर बोझ बना रहेगा। वह विक्षिप्तों जैसी स्थिति में आ गया था। साय का धुंधलका धीरे धीरे अंधेरे में बदलता जा रहा था। गांधी पार्क की उस बेंच पर वह पिछले 2 घंटे से चुपचाप बैठा विचारों में मग्न था। उसके अतिरिक्त अब कोई भी उस पार्क में नहीं बैठा था। इक्के दुक्के लोग इधर से उधर टहलते हुए चहलकदमी कर रहे थे। टहलते हुए एक बुजुर्ग उसके पास से गुजरते हुए अचानक ठिठक गए। वह अपने विचार तंद्रा में डूबा हुआ उनके सामने खड़े होने का आभास भी नहीं कर पाया। सुनो, बुजुर्ग ने कहा। जी। चौंक कर देखा उसने। ट्रैक सूट पहने एक संपन्न उम्र दराज आदमी उसके सामने खड़ा था। क्या नाम है तुम्हारा? पूछा बुजुर्ग ने। जी मेरा नाम राम प्रसाद है। क्या करते हो? जी कुछ नहीं, बीए पास हूँ। काम की तलाश कर रहा हूँ कई दिनों से। कहाँ के रहने वाले हो और यहाँ कैसे पहुँचे? कुछ बताओ अपने बारे में। अपना तुझसे पूछा उन्होंने। राम प्रसाद ने अपने बारे में और अपने साथ हुई घटना के बारे में बता दिया। सचमुच काम चाहिए तुम्हें? पूछा बुजुर्ग ने। जी हाँ। राम प्रसाद को अपने जीवन के अंधकार में आशा की एक किरण दिखलाई दी हो जैसे। चलो मेरे साथ, बुजुर्ग बोला। और राम प्रसाद बिना कुछ बोले यंत्रवत उनके पीछे चल दिया। वे उसे कार में बैठाकर अपनी कोठी पर ले आए और कोठी के पीछे बने कमरों में से एक कमरा उसे रात रहने के लिए दे दिया। राम प्रसाद इस मेहरबानी की वजह समझ नहीं पाया। उसने सुना था कि शहर में तो कोई किसी को बिना मतलब नमस्कार भी नहीं करता, लेकिन राम प्रसाद को वजह जानने की आवश्यकता भी नहीं थी इस समय। उसे तो काम चाहिए था। कैसा भी काम हो, सब करने के लिए तैयार था वह। सुबह घनश्याम दास जी उसे अपने साथ कार में बिठाकर शहर से कुछ किलोमीटर दूर अपनी कंपनी ले गए। घनश्याम दास एंड कंपनी के नाम से चूना, डिस्टेम्पर और पेंट बनाने का बड़ा कारखाना था वह। छोटे बड़े सब मिलाकर 100 से अधिक कर्मचारी थे वहाँ उसे स्टोर कीपर के सहायक के रूप में नौकरी दे दी। राम प्रसाद ने फिर पीछे नहीं देखा। बीए पास तो था ही। अपनी मेहनत और लगन से धीरे धीरे उसने प्रगति की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। पहले स्टोर कीपर और फिर सहायक मैनेजर के पद पर प्रोन्नति हो गई थी उसकी। घनश्याम दास जी का विश्वास भी अर्जित कर लिया था उसने। मैनेजर के सेवानिवृत्त होने के बाद घनश्याम दास जी ने उसे मैनेजर बना दिया। अब उसके पास सब कुछ था, गाड़ी, बंगला और नौकर भी। लेकिन कभी कभी यह एकाकी जीवन उसे काटने को दौड़ता और फिर उसे घर की याद आने लगती। साथ ही वे कड़वी यादें भी उसके जहन में उभर आती। कई बार मन होता कि घर जाए, लेकिन वे वापस जा नहीं सकता उस घर में। जाते हुए कहकर गया था, ठीक है जा रहा हूँ, कभी नहीं आऊँगा लौटकर। उस घटना को तब से आज तक भूल नहीं पाया था राम प्रसाद। क्या तुम सचमुच भूल गए हो? मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? अचानक सुरेश के कहे इन वाक्यों ने राम प्रसाद की विचार तंद्रा तोड़ दी। आप कैसी बात कर रहे हैं भैया? उस बात को छोड़ो, अब यह बताओ कि यहाँ तक कैसे पहुँच गए? राम प्रसाद ने पूछा। दरअसल जिस कंपनी में नौकरी करता था वह दिवालिया हो गई। पिछले 1 साल में दर दर नौकरी पाने के लिए ठोकरें खा रहा हूँ। बच्चों की फीस नहीं गई तो उनका स्कूल भी छूट गया। पड़ोसियों और रिश्तेदारों का काफ़ी कर्ज हो गया। तुम्हारी भाभी छत पर कपड़े सुखाते समय सीढ़ियों से गिर गई। एक हाथ और पांव टूट गया उसका। उससे भी कोई काम नहीं होता, बस बिस्तर पर पड़ी रहती है। परेशान हो गया हूँ मैं जिंदगी से। आखिरी कोशिश के रूप में काम मांगने इस कंपनी में आया था। मुझे मालूम नहीं था कि तुम यहाँ पर। अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाया था सुरेश। आंखों में आंसू छलक आए थे उसके। आप सही जगह पर आ गए हो भैया। मैं अभी मालिक से तुम्हारी नौकरी की बात करता हूँ। आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। अब आप भाभी और बच्चों को भी यहीं ले आना। इतना बड़ा घर है, आपका है।
रामप्रसाद ने उसे सांत्वना दी। अपने आप को रोक नहीं पाया सुरेश और रामप्रसाद से लिपट गया। पगले, तू कितना महान है और हमने तेरे साथ क्या अन्याय नहीं किया। अगले ही पल दोनों मालिक के सामने थे। तो यही है तुम्हारे भाई जिन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया था। घनश्याम दास जी ने सुरेश को ऊपर से नीचे तक निहारा। सुरेश इस तरह सिर झुकाए खड़ा था मानो उसे फांसी की सजा सुनाई जाने वाली हो। तुमने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर बिना कुछ सोचे समझे अपने भाई को घर से निकाल दिया। यह भी नहीं सोचा कि एक अपाहिज घर के बाहर बिना सहारे के कैसे जी पाएगा। चुपचाप सुनता रहा सुरेश। घनश्याम दास आगे बोले, पहली ठोकर तुमने दी इसे, और जब वह संभलने की कोशिश कर रहा था तो दूसरी ठोकर मेरी गलती से इसको लगी। आपकी गलती? अब चौंकने की बारी रामप्रसाद की थी। हाँ, तुम्हारी ठेली को जिस कार ने टक्कर मारी थी वह मेरी ही थी। मैंने जब तुम्हें पाक में देखा तो पहचान लिया और तुम्हें काम दे दिया, लेकिन यह बात मैंने आज तक तुम्हें इसलिए नहीं बताई कि तुम मुझे अपराधी समझते और नौकरी को अपना हक। फिर तुम मेहनत नहीं करते और इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। रामप्रसाद ठगा सा घनश्याम दास जी का मुंह देख रहा था। आज उसे घनश्याम दास जी के प्रति श्रद्धा हो आई, जबकि सुरेश नजरें नीचे किए हुए अपराधी जैसा खड़ा था। देख लिया नतीजा अपनों को ठोकर मारने का। जिंदगी ने स्वयं तुमको ठोकर मार दी। आइंदा ध्यान रखना, इंसान की दी हुई ठोकर से एक बार आदमी संभल जाता है, लेकिन वक्त की ठोकर से संभलना मुश्किल होता है। अब जाओ और आज से ही अपनी ड्यूटी शुरू करो। फिर वह रामप्रसाद से बोले, रामप्रसाद, इनको स्टोर कीपर सहायक के पद पर नौकरी पर रख लो। सुरेश ने घनश्याम दास जी के पैर छुए और फिर रामप्रसाद से लिपट गया। उसे आज वक्त की ठोकर से संभलने का बड़ा मौका मिला था, बहुत बड़ा मौका मिला था। धन्यवाद।